नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, 28 फरवरी 2026 पश्चिम एशिया के इतिहास में दर्ज होने वाला वह तारीख जब आसमान से गिरते मिसाइलों ने सिर्फ ठिकानों को नहीं बल्कि दशकों से बने शक्ति संतुलन को भी ध्वस्त कर दिया। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के समन्वित सैन्य कार्रवाई ने ईरान की धरती को हिला दिया। और जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर आई तो यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि एक युग का अंत है। यह युद्ध सीमाओं का नहीं, विचारधाराओं का है। यह टकराव मिसाइल का नहीं, प्रभुत्व का है। यह सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं, यह अमेरिका बनाम रेजिस्टेंस एक्सेस है। यह तेल की राजनीति बनाम वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा है। यह पश्चिमी गठबंधन बनाम रूस चीन धुरी का अगला अध्याय है। पश्चिमी एशिया अब युद्ध के मुहाने पर नहीं खड़ा, वह सीधे इतिहास के निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। और आज हम इसी टॉपिक पर आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से अगर एक एक बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसका जो विश्लेषण हमने किया है वो सभी आयामों पे, सभी डायमेंशंस पे हमने विचार किया है। बाकी वीडियो को देखकर आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का टॉपिक है ईरान बनाम इजराइल मिसाइल युद्ध 2026, कितने दिन टिकेगा ईरान। और यहीं से सवाल शुरुआत करते हुए हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। कुछ समाचार पत्रों को हम ले रहे हैं, जिसमें हम वॉशिंगटन पोस्ट को, द गार्जियन को और राइटर्स को ले रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, यूएस मिलिट्री सेज 1000 टारगेट हिट इन ईरान, इजराइल एंड हिजबुल्लाह एक्सचेंज स्ट्राइक। गार्जियन लिखता है, इजराइल स्ट्राइक्स लेबनान आफ्टर ईरान एलाई हिजबुल्लाह फायर्स मिसाइल ओवर बॉर्डर। राइटर्स लिखता है, लेबनान बैन्स हिजबुल्लाह मिलिट्री एक्शन आफ्टर अटैक्स ऑन इजराइल। लेकिन प्रश्न वही है कि ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में ईरान कितने दिन तक टिकेगा। साथियों, जब हम इजराइल ईरान संघर्ष की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि किसने हमला किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान कितने दिन तक इस युद्ध में लड़ सकता है। और इसका जवाब छिपा है ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल शहर में। आज हम उसको भी बड़े ध्यान से देखेंगे। साथियों, ईरान पिछले 2 दशकों से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। उसका आधिकारिक दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है, लेकिन उच्च स्तर यानी कि 60% से ऊपर का संवर्धन है। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में बाधाएं हैं, मिसाइल कार्यक्रम के विस्तार पे जो है वो काम कर रहा है। और इन सब ने इजराइल और यूएसए को आशंकित किया कि ईरान ब्रेकआउट क्षमता के करीब जो है वो पहुंच रहा है, यानी जरूरत पड़े तो जल्द ही ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा जो है वो माना गया। इजराइल की सुरक्षा नीति बहुत ही स्पष्ट है, खतरे को बनने से पहले उसे खत्म कर दो। और इसी सिद्धांत पर 1981 में इराक से ओशिराक रिएक्टर पर उसने हमला किया था। 2007 में सीरिया के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था। अब वही सिद्धांत ईरान पर लागू कर रहा है। इजराइल मानता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो देर हो जाएगी, इसलिए 2026 की कार्यवाही को रोकथाम आधारित हमला यानी कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स जो है वो कहा जा रहा है। आइए कुछ इमेजेस को हम लोग देखते चले और ये आपके स्क्रीन पर ताजा हालातों की स्थिति जो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन फिर से वही प्रश्न कि अगर ये युद्ध होता है तो ईरान कितने दिन तक टिकेगा, और इसके लिए आपको ईरान के मिसाइल सिटी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथियों, जमीन के नीचे 1600 फीट की गहराई में ईरान ने जो है वो मिसाइल सिटी का निर्माण किया हुआ है। और फरवरी 2025 में ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जो है जारी किया, जहां इसके हथियारों का सबसे बड़ा जमावड़ा जो है देखने को मिल रहा है। और इस मिसाइल सिटी की ईरान की सभी तरह की मिसाइलें जो है वो स्टोर करके रखी गई है, और यहां से मिसाइलों को ये कभी भी लॉन्च कर सकता है। साथियों, जमीन के इतने नीचे बनाए गए हैं कि अमेरिका के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम भी यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। राइटर्स के मुताबिक ईरान के पास कम से कम 5 मिसाइल सिटी है, और यह तेहरान, रमन शाह, शेमनान सहित कई अन्य शहरों में है।
अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइलों का जमावड़ा है और यह 2000 किलोमीटर की दूरी तक जो है वो वॉर कर सकता है। साथियों, ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उन्हें हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट रेंज मिसाइल से, जो कि पड़ोसी देशों पर हमला कर सकता है और इसकी क्षमता 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और 800 किलोमीटर तक की है। यानी कि इस शॉर्ट रेंज मिसाइल से वह कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, इराक, सीरिया, जॉर्डन के जैसे देशों पर सटीक हमले जो है वो कर सकता है, और वो करके ईरान इस समय दिखा भी रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर मिसाइल हैं और उनके रेंज दिख रहे हैं, जिसमें कि फतेह साहब, फतेह, कुड्स, या अली, जुल्फागर और कियाम, ये मिसाइल हैं और इनके रेंजेस 300 से लेकर 800 किलोमीटर तक आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, मीडियम रेंज के मिसाइल जो है, जो कि अमेरिका के बेसिस तक पहुंच सकता है, और ईरान इस समय इन मिसाइलों का भी प्रयोग अमेरिका के बेसिस पर हमला करने के लिए कर रहा है, जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। यानी कि इसके माध्यम से ईरान जो है वो भूमध्य सागर और अरब सागर में तैनात अमेरिका की जो भी वॉरशिप है उस पर भी हमला कर सकता है और कर भी रहा है। अब इसमें किन किन मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है, तो साहब 3, इमाद 3, गद्र 1 और खुर्राम साहर और सेजिल, ये मिसाइल हैं जिनकी क्षमता 1300 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है, और ये रेंज में आप देख रहे हैं कि कहां तक ये हमला कर सकता है। इसके अलावा इसके पास क्रूज मिसाइल हैं जो नीचे उड़ान भरने वाली हैं, और यह क्रूज मिसाइल रडार को चकमा देने के लिए जमीन से के करीब उड़ान भर सकती हैं। ईरान के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज की 3 क्रूज मिसाइल हैं, और यह जो क्रूज मिसाइल है इसकी क्षमता 350 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा ईरान जो है उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि काफी सकरा है, सिर्फ 33 किलोमीटर लंबा है। इसको कभी भी, ये चौक पॉइंट है, इसको बंद कर सकता है और इसने बंद कर दिया है, जिससे कि हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने का काम करता है, और यहां से भी यह नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर के 20% तेल इसी रूट से होकर गुजरते हैं। भारत का आधा तेल आयात यहीं से होकर आता है। सालाना करीब $500 बिलियन का एनर्जी ट्रेड यहीं से होता है ना। और 28 फरवरी को हमले के बाद आईआरजीसी ने समुद्री जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है इसको बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर हम ये तो एक डाटा जो है वो ईरान की तरफ से देख रहे हैं कि ईरान के पास क्या क्या क्षमता है, लेकिन अब टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि ये स्थिति क्यों आई। साथियों, इस टॉपिक पर हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, कई वीडियो जो है बना लिए, लेकिन फिर से थोड़ा सा इस टॉपिक को और विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। साथियों, 2025 में जो परमाणु वार्ता है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो असफल हो गया, और इसके पीछे का कारण ये था कि 2015 में ईरान और यूएसए के बीच में एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसको कि जेसीपीओ के नाम से जाना गया। लेकिन धीरे धीरे इस समझौते के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान की तरफ से समझौते को लागू रखा गया 2015 का, लेकिन 2018 में अगर हम बात करें तो ट्रंप ने इस समझौते से अपना पैर जो है पीछे खींच लिया, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि यह समझौता काफी कमजोर है। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये स्थिति बनी तो ईरान को यह महसूस हुआ कि अमेरिका अपनी बातों पर नहीं टिकता है, अमेरिका जो है वो कभी भी पलट सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें साथियों, तो प्रॉक्सी युद्ध जो चल रहा है, चाहे हम गाजा की बात करें, लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, साथियों ये जो भी संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है, ये संघर्ष अचानक नहीं हुआ है। ईरान सीधे युद्ध नहीं करता है, बल्कि प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाता है। जैसे कि गाजा में उसने हमास के माध्यम से, लेबनान में उसने हिजबुल्लाह के माध्यम से, और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के माध्यम से वो क्या कर रहा है, बार बार जो है वह प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। और इजराइल ने बार बार इनके ठिकानों पर हमला किया है, सीमा पर से मिसाइल हमले बढ़ा दिए गए, और धीरे धीरे शैडो वॉर जो है वो धीरे धीरे खुली टकराहट में हमें देखने को मिल रही। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका एशिया प्रशांत पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसका फोकस जो है वो चाइना है। और ईरान की जिस प्रकार से परमाणु क्षमता बढ़ रही है, इजराइल की सुरक्षा का सवाल है, खाड़ी देशों की चिंता है, वैश्विक तेल आपूर्ति का खतरा है, इन कारणों ने अमेरिका को फिर से पश्चिम एशिया में जो है सक्रिय कर दिया है। और ये सिर्फ इजराइल का ही समर्थन नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्ग जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में हम बात कर रहे थे, या वैश्विक शक्ति संतुलन का भी सवाल है। अब ये जो करंट
में जो है वो मिलिट्री एक्सपेंशन जो हो रहा है, जो ये क्षेत्रीय युद्ध की ओर जो स्थिति बढ़ रही है ताजा हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसको भी हमें समझने की जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि ये कंडीशन जो है वो क्यों आई। साथियों, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं ये अमेरिका का जो है वो वारप्लेन है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और भी मैं तस्वीरें दिखा रहा, ईरान के सऊदी अरब की बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनूरा पर हमला किया गया है और यहां हमले के बाद धुआं उठता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा सैन्य और रणनीतिक जो भी ठिकाने हैं उस पर हमले की खबर है। और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में यह कहा गया है कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो मिसाइल लॉन्च जो उनके साइट है, जो उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो बेस है, जो कमांड और कंट्रोल सेंटर है, उन सब के ऊपर हमला किया गया है। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 750 से अधिक लोगों की ईरान में मृत्यु हुई। लेकिन सबसे बड़ा जो ईरान को झटका लगा वो उसके सैन्य कमांडर स्ट्रक्चर को जो भारी नुकसान पहुंचा दिया गया, जिससे उसके वरिष्ठ अधिकारियों की जो मृत्यु हुई और इससे ईरान के निर्णय लेने की क्षमता जो है प्रभावित हुई। साथियों, संभावित उत्तराधिकारी के रूप में अगर हम बात करें तो मुस्तफा खोमनई के नाम जो है सामने आ रहे हैं, जो सत्ता निरंतरता के जो है वो संकेत जो है वो दे रहे हैं। मतलब साफ है कि यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचना को अस्थिर करने की रणनीति है। साथियों, जैसा कि मैंने सऊदी अरब का आपको इमेज दिखाया और हमने कहा कि सऊदी अरब की रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। साथियों, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग सुविधाओं में से एक है, जो जिसको कि सऊदी अरमाको जो है इसका ऑपरेटर है। और ये हमला जो हुआ है, इस हमले से जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें 9 से लेकर 13% का जो है उछाल आ जाएगा। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ जाएगी। एशिया और यूरोपीय ऊर्जा संकट की आशंका होगी और युद्ध अब ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर जो है वो सीधा निशाना किया जा रहा है। साथियों, इस युद्ध में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से लेबनान की एंट्री की हुई है उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। उसके अलावा ये युद्ध की कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रही हैं, इसको देखिए। यह अमेरिका का एक और विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो युद्ध बहुत तेजी, ये इजराइल की तरफ से जो है वह लेजर बीम है जिसके माध्यम से ये मिसाइल और जो आपके रडार सिस्टम के माध्यम से जो है वह इजराइल जो है वो अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा है। साथियों, आज की एक खबर ये भी आई है जिसमें कि एक तेल वाहक जो है पोत, उसके ऊपर हमला हुआ जिसमें एक भारतीय नागरिक की जो है वो मृत्यु हुई है, जो कि मर्चेंट नेवी का एक अधिकारी था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर है जिसमें इजराइल की ईरान पर एयर स्ट्राइक की जो तस्वीरें हैं कि कहां कहां इजराइल ने हमला किया है। तो ये ईरान के जो शहर हैं, चाहे हम अबीज की बात करें, तेहरान की बात करें, खुरमाबाद की बात करें, दिजफुल की बात करें, इस्ताहान की बात करें, बूशहर की बात करें या बंदर अब्बास के बारे में बात करें, इन सारे शहरों पर अगर हम बात करें तो एक एक करके इजराइल ने जो है ईरान पर हमला किया है। वही ईरान का जो है वह इजराइल समेत 9 देशों के ऊपर हमला किया गया है। ईरान ने सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब पे जो है वो 9 देशों पर हमला किया है और इसके अलावा जहां जहां अमेरिका के बेस हैं वहां भी हमला किया है। साथियों, लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर जो है रॉकेट दाग दिए और जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर जो है स्ट्राइक की। यानी कि अब जो संघर्ष है वो मल्टी फ्रंट वॉर जो है वो बन चुका है। यानी कि गाजा, लेबनान और ईरान एक तरफ है। साथियों, जिस प्रकार की स्थिति है इससे खाड़ी देशों के अंदर अस्थिरता फैल गई। यूनाइटेड अरब अमीरात में धमाकों की खबर है, कतर और बहरीन में सुरक्षा अलर्ट है, कुवैत में अमेरिकी जेट जो है वो क्रैश हो रहे हैं और क्षेत्र भर में अमेरिकी जितने भी दूतावास हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी कि स्पष्ट संकेत यही है कि संघर्ष जो है वो खाड़ी क्षेत्रों में फैल चुका है। साथियों, ये जो पूरा का पूरा युद्ध इस समय हो रहा है, इस समय दुनिया की शक्तियों की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, ग्लोबल रिस्पांस के बारे में बात करें, तो अमेरिका ने जो है संकेत दिया है कि ऑपरेशन जो है वो 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। और अमेरिकी संसद में वॉर पावर रिजोल्यूशन पर जो है बहस हो रही है कि क्या राष्ट्रपति को लंबे सैन्य अभियानों की जो है वो अनुमति है। अमेरिका साथियों पूर्ण युद्ध नहीं चाहता, लेकिन निर्णायक जवाब के जो है वो मूड में है। वही रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया ने इसे डी एस्केलेट करने की अपील की है, पश्चिमी सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है। रूस खुलकर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है पर पश्चिमी गठबंधन को चुनौती देने का मौका देख रहा है।
वहीं चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना की सबसे बड़ी चिंता है वो है ऊर्जा सुरक्षा। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो चीन को भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसका तेल आयात इसी मार्ग से हो रहा है और चीन शांति की अपील करेगा, लेकिन आर्थिक हित जो हैं उसके सर्वोपरि जो हैं वो रहेंगे। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिख रही हैं जहां जहां हमले हुए। अगर हम यूएई की बात करें तो अबू धाबी और दुबई में, सऊदी अरब के रियाद में, कतर के दोहा में, कुवैत के कुवैत सिटी में, जॉर्डन के जो मुआफक सल्ती एयरबेस है वहां हुआ, बहरीन के मनामा में, इसराइल के तेल अवीव में, इराक के बगदाद में और सीरिया के स्वेदा, यहां जो है ये हमले हो रहे हैं। ईरान के टॉप लीडरशिप की जो पूरी की पूरी लिस्ट है ये आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, जिसमें अली खामनाई जो है, जो सुप्रीम लीडर, ये मारे गए हैं। इसके अलावा जो इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अली शमखानी जो कि राष्ट्रीय रक्षा परिषद के प्रमुख हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई है। मोहम्मद पाकपुर जो कि आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई है। आमिर नासिर जादा जो रक्षा मंत्री हैं, ये भी कहा जा रहा है कि इनकी भी मृत्यु हो गई। और अमेरिका तो ये कह रहा है कि जो टॉप के 46 नेता हैं उन सबकी जो है वो मृत्यु हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही ज्यादा पेचीदा बनी हुई है। साथियों, यूरोप जो है, यूरोपीय देशों के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रांस और जर्मनी ने खुलकर और ब्रिटेन ने खुलकर इसमें अमेरिका का साथ दिया है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर जो इसकी चर्चा की बात की है, जर्मनी जो है वो सैन्य सहयोग पर विचार कर रहा है और ब्रिटेन ने जो है वो अपने जो बेस हैं वो अमेरिका को दे दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो स्थिति जो है वो मल्टी फ्रंट वॉर की बनी हुई है। ऊर्जा संकट का खतरा बना हुआ है, वैश्विक शक्तियों की सक्रिय भागीदारी हो चुकी है और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है। यानी कि यह संघर्ष जो है वह स्थानीय युद्ध से निकलकर क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक शक्ति संघर्ष में जो है बदल गया है और पश्चिम एशिया अब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीति का परीक्षा जो है वो बन चुका है। लेकिन यहां से आप पाकिस्तान और भारत को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान में अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो इसका असर जो है वह पाकिस्तान और भारत में भी देखने को मिल रहा है। उसके पीछे शिया और सुन्नी एंगल भी आप लेंगे, इस्लाम को भी आप ले सकते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर तस्वीर जो है वह भारत के श्रीनगर की है, जहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीछे करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भारत के हैदराबाद की शहर की खबर है जो आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो ये पाकिस्तान की खबर है, जहां पाकिस्तान में जो है वह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपके स्क्रीन पर पाकिस्तान के लाहौर में अमेरिकी दूतावास के गेट पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों में 10 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और यह आंकड़ा अब 23 से ऊपर हो चुका है। यह आपको पाकिस्तान की ही तस्वीर नजर आ रही है, जहां आंदोलनकारियों को जो है वो खदेड़ने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा है। यानी साथियों, अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो 23 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई घायल हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, प्रमुख शहरों में सुरक्षा अलर्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यालय में जो है वो आग लगा दिया गया है और अमेरिकी दूतावास के बाहर हमला किया गया है। इसलिए पाकिस्तान के कई संवेदनशील इलाकों में 144 धारा लगा दी गई है और यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय युद्ध की आग अब दक्षिण एशिया की सीमा तक जो है वो पहुंच चुकी है। साथियों, पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो खतरे के 3 आयाम हैं, क्योंकि अगर आप बॉर्डर को बहुत ध्यान से देखेंगे ईरान के, मैं मैप में एक बार फिर से आपके सामने ईरान के एक बार बॉर्डर को मैं दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, अगर आप ईरान के बॉर्डर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप यहां देख रहे हैं ये आपको ईरान नजर आ रहा है और ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है और ये नीचे का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। यानी पाकिस्तान की सीमा जो है वो ईरान से लगी हुई है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार की ईरान में स्थिति और खराब हो रही है तो पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमाओं पर अतिरिक्त सैनिक तैनाती करनी होगी, आतंकी समूहों की संभावित सक्रियता यहां बढ़ सकती है और आंतरिक जो कानून व्यवस्था है पाकिस्तान का वो बिगड़ सकता है। साथियों, पश्चिमी देशों के दूतावास की सुरक्षा की चिंता भी जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अस्थायी संचालन जो है वो यहां बंद कर दिया गया है। आर्थिक सहायता और आईएमएफ कार्यक्रमों पर जो है वो अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सिया सुन्नी संतुलन पहले से काफी ज्यादा संवेदनशील है और ईरान से वैचारिक जुड़ाव रखने वाले समूह बनाम सऊदी समर्थित धार्मिक धारा जो है
वह सांप्रदायिक समीकरण में बदल सकते हैं। यानी कि अगर क्षेत्रीय संघर्ष गहराता है तो आंतरिक सांप्रदायिक तनाव जो है वो पाकिस्तान में बढ़ सकता है, प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती है, राजनीतिक दल इस मुद्दे को जो है वो भुना भी सकते हैं। यानी सिर्फ सीमा पर की जंग नहीं है बल्कि पाकिस्तान के आंतरिक सामाजिक संतुलन की भी परीक्षा है। लेकिन साथियों, भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत और दक्षिण एशिया के लिए भी बहुत संकेत हैं। साथियों, अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान में कहीं से भी अस्थिरता आती है तो इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव हमें एलओसी और भारत के जो भी सीमा पाकिस्तान को टच कर रहा है वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ध्यान पश्चिमी सीमा की तरफ जाएगा। ईरान और अफगान क्षेत्र पर जो है बढ़ सकता है। चीन पाक आर्थिक गलियारा को जो है उसकी भी सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अब यहां भारत को जो है वो बहुत ही सोच विचार कर भी कदम रखना होगा। साथियों, इन सभी स्थितियों को देखते हुए भारत में अगर हम बात करें तो भारत के टॉप लेवल के जो नेता है उनकी भी जो मीटिंग हुई है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर पीएम आवास पर कैबिनेट बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री थे, सीडीएस अनिल चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रमण और अन्य लोग भी थे। यानी जो सीसीएस की जो मीटिंग हुई थी जिसमें शीर्ष स्तर की सुरक्षा समीक्षा की गई, इसमें इंडिया में स्थिति की गंभीरता से देखते हुए ये जो आपात बैठक बुलाई गई थी, जिस आपात बैठक में भारत के टॉप लेवल के जो नेता है वो बैठे हुए हैं, अधिकारी जो बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि भारत की पहली जो सबसे बड़ी चिंता है वो चिंता ये है कि पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे समुद्री मार्गों के द्वारा जो है जो व्यापार, जो तेल की आपूर्ति है उसको किस प्रकार से बनाए रखा जाए, और सबसे ज्यादा जो हमने कहा ना इवैक्यूएशन यानी कि संभावित निकासी कैसे किया जाए। यानी कि जो सीसीएस की मीटिंग है इसमें संदेश स्पष्ट है कि भारत का युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत भी इससे प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। साथियों, अगर हम बात करें तो इस संकट में भारत की सबसे बड़ी चिंता है भारतीय प्रवासी समुदाय, क्योंकि 10,000 भारतीय ईरान में रह रहे हैं, 40,000 से अधिक भारतीय इजराइल में रह रहे हैं और कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय जो है वो खाड़ी देश में है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है साथियों, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ी जीवन रेखा है। और खाड़ी देशों में सबसे अधिक रेमिटेंस जो है वो खाड़ी देशों से भारत को आता है। ऊर्जा आपूर्ति का 90% पश्चिमी एशिया से आता है और समुद्री व्यापार जो है वो के जो मार्ग हैं उनके ऊपर भारत निर्भर है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। साथियों, भारत की चिंता यह भी है कि अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो बढ़ सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के रेटों के अगर हम बारे में बात करें तो ये आपको वर्तमान आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। केवल पेट्रोल और डीजल के बारे में अगर हम क्यों बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोने की कीमतों में भी जो है वो 30 से 40 हजार का जो है वो उछाल आ सकता है। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके पहले भी अगर हम बात करें तो 4 बड़े युद्ध जब हुए हैं जो कि पश्चिम एशिया के क्षेत्र में, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। जैसे कि 1973 का इजराइल और अरब का जब वॉर हुआ था तो पेट्रोल डीजल के दाम 3 से 12 डॉलर के हिसाब से बढ़े थे और उसका असर भारत में अगर हम बात करें तो 1 रुपया से लेकर 1 रुपये 67 पैसे तक। जब 1990 में इराक और कुवैत का युद्ध हुआ था तो 17 से 46 डॉलर तक जो है पर बैरल रेट बढ़े थे और भारत में 8 साढ़े 8 रुपए से बढ़कर से लेकर 14.5 रुपए तक जो है वो तेल के दाम बढ़े थे। 2003 में इराक और अमेरिका जब युद्ध हुआ था तब 30 से 40 डॉलर प्रति बैरल बढ़ा था और रेट में 29 से लेकर 33 रुपए का अंतर आया था। 2022 में रूस यूक्रेन का जब हुआ तो 80 से 130 130 डॉलर पर बैरल का जो था और इसका असर यह हुआ कि 96 से 105 रुपए के आसपास जो है वह आपको तेल के रेट जो है उसमें देखने को मिल रहे हैं। साथियों, भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत की इस समय जो रणनीतिक चुनौती है उसको 3 संतुलन साधने हैं। सबसे पहले इजराइल से अपनी रक्षा साझेदारी को लेकर, दूसरा ईरान के साथ ऊर्जा और चाबहार प्रोजेक्ट्स को लेकर और तीसरा खाड़ी देशों से आर्थिक निर्भरता को लेकर। अगर हम इजराइल से रक्षा साझेदारी के बारे में अगर हम बात करें तो इजराइल से भारत ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और तकनीकी सहयोग ले रहा है। ईरान से अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट है जो कि भारत के लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। और खाड़ी देशों से आर्थिक रिश्ते की बात करें तो चाहे हम यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, वहां से निवेश,
ऊर्जा और प्रवासी भारतीय। इसलिए भारत खुलकर भी किसी भी पक्ष में नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं यही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिस नीति पर भारत को जो है वो चलना होगा। साथियों, पश्चिम एशिया के युद्ध का असर अब भारत के अंदर सामाजिक और सुरक्षा स्तर पर भी जो है वो दिखने लगा है। चाहे हम श्रीनगर के बारे में बात करें, चाहे हैदराबाद के बारे में बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, हर जगह जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है, कई सारे संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाने पड़ रहे हैं। इसका अर्थ जो है वो यही है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह दिखाता है कि वैश्विक युद्ध घरेलू सामाजिक तनाव को कैसे बदल सकते हैं और भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का एक नया आयाम है जहां विदेश नीति और आंतरिक शांति आपस में जो है जुड़ रहा है। साथियों, जो युद्ध क्षेत्र है, इस युद्ध क्षेत्र के ऊपर से जो भी हवाई मार्ग हैं वो भी असुरक्षित हो चुके हैं। लगभग 3000 से अधिक फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी तक 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है रद्द कर दी गई हैं। दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अस्थायी रूप से बंद है, जिससे कि भारतीय प्रवासियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। कार्गो और सप्लाई चेन में देरी हो रही है। एयरलाइन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है और यह संकट सिर्फ यात्रा का नहीं बल्कि वैश्विक कनेक्टिविटी का है। साथियों, होर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में अगर हमने बात किया, हमने कहा कि अगर यह जलडमरू मध्य बंद होता है तो होर्मुज स्ट्रेट, जो कि दुनिया के तेल की सप्लाई का बेहद अहम रूट है, अगर यह बंद होता है तो दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल, भारत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर ये बाधित होता है या बंद हुआ तो सीधा प्रभाव जो है वो भारत के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि तेल हो, डीजल हो, इन सब के रेट में जो है वृद्धि होगी, भारत में महंगाई बढ़ेगी क्योंकि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर दबाव बढ़ेगा, रुपया और भी ज्यादा कमजोर होगा। और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ये होगी कि भारत को 3 मोर्चों को संभालना होगा, आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था को भी, एविएशन और सप्लाई चेन को भी, ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई को भी नियंत्रण करना होगा। साथियों, ये युद्ध भारत की सीमा पर नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव भारत के सड़कों, आसमान और रसोई तक जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए सिर्फ विदेश नीति का संकट नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन तीनों की संयुक्त परीक्षा है। और भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार यह है कि भारत संयम, संतुलन और रणनीतिक दूरदृष्टि से काम करे। साथियों, यह पारंपरिक युद्ध नहीं है, यह नेटवर्क वॉर है। और यह टैंक बनाम टैंक या सीमा रेखा वाला युद्ध भी नहीं है, यह नेटवर्क का युद्ध है जहां ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, साइबर हमले, प्रॉक्सी मिलिट्री या ऊर्जा बुनियादी ढांचों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। और यह सीधी भिड़ंत कम लेकिन बहुस्तरीय दबाव वाला ज्यादा है। और 20वीं सदी का यह युद्ध नहीं, यह 21वीं सदी का हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट है। साथ ही जो प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, चाहे ये साइबर वॉर जो आपको देखने को मिल रहा है, इससे वॉर जो है वो एक अलग प्रकार का जो है चल रहा है। साथियों, पश्चिमी एशिया का ये पावर रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है, यह संघर्ष सिर्फ सैन्य कार्यवाही का नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया है। और भारत के लिए यह समय है, भारत के लिए एक ऐसे परीक्षा का समय है जहां भारत के रणनीतिक स्वायत्ता का जो बना रहना बहुत जरूरी है। भारत को संतुलन साधना है, इजराइल से रक्षा सहयोग, ईरान से ऊर्जा कनेक्टिविटी और खाड़ी से आर्थिक रिश्ते, जिस पर अब लोगों ने चर्चा की। लेकिन फिर प्रश्न यही उठता है कि क्या इस युद्ध के बाद एक नया कोल्ड वॉर ब्लॉक बनेगा जिसमें पश्चिमी ब्लॉक में यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और इजराइल रहेगा और प्रतिरोधी धुरी में ईरान, रशिया और चीन रहेगा। साथियों, ये अगर टकराव लंबा चला तो फिर दुनिया में ब्लॉक पॉलिटिक्स फिर से मजबूत हो जाएगी और इसके गंभीर परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। क्रूड ऑयल की सप्लाई में अहम रूट्स के बारे में बात करें तो आपको ये सारे रूट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चाहे पनामा कैनल की बात करें, बाबल मंडेब की बात करें, स्वेज कैनाल की बात करें, दानिश स्ट्रेट की बात करें, तुर्किश स्ट्रेट्स की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें, यहां से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि ये युद्ध सिर्फ बम और मिसाइल का नहीं है, यह ऊर्जा, विचारधारा और रणनीतिक गठबंधन और वैश्विक शक्ति संतुलन की जंग है। भारत के लिए समय संतुलित कूटनीति, ऊर्जा विविधीकरण, नागरिक सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता का है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को यहां ईरान के पक्ष में बोलना चाहिए, भारत को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, भारत को अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए? क्या करना चाहिए भारत को? भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? कमेंट के माध्यम से आप बताइए।
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य आ जाए। तो साथियों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।